नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल SK हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता मोचीराम। इनका हम लोग संदर्भ जानेंगे, प्रसंग जानेंगे, व्याख्या जानेंगे और विशेषता जानेंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मोचीराम कविता जाना था। दोस्तों, मोचीराम का फर्स्ट पार्ट मैं दे चुकी हूँ। मोचीराम का सेकेंड और लास्ट पार्ट यह वीडियो है। दोस्तों, मेरे सारे वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अपने उपयोगी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलेंगे। दोस्तों, मोचीराम कविता का संदर्भ इस प्रकार से है। धूमिल द्वारा रचित उनकी कविता मोचीराम से अवतरित है। इसमें कवि ने मोचीराम के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। कवि सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य करता है। कवि कहता है कि हर आदमी को अपनी सीमा एवं दायरा मालूम होनी चाहिए। जैसे मोचीराम का जो काम है वह काम बखूबी कर रहा है। कवि ने मोचीराम के दुख को व्यक्त किया है। प्रसंग जो इस प्रकार है। प्रस्तुत अवतरण साठोत्तरी कवि धूमिल द्वारा रचित उनकी कविता मोचीराम से अवतरित है। इसमें मोचीराम ने कवि को बताया है कि वह अपने काम से मतलब रखता है। उसकी सोच में सभी का एक सामान है। उसका काम लोगों के जूतों की मरम्मत करना है। उसे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। वह तो सभी को एक समान देखता है। इसमें कवि ने मोचीराम के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। कवि कहता है कि हर आदमी को अपनी सीमा एवं दायरा मालूम होना चाहिए। जैसे मोचीराम का जो काम है वह वे काम बखूबी कर रहा है। उसकी फटेल जिंदगी में कुछ भी नया नहीं है। वे जहाँ है वही है, यही उसकी सीमा है। हर आदमी इस उम्मीद में जीता है कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे। गरीब आदमी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है। कवि कहता है कि फटे जूते से आदमी की औकात एवं पहचान का पता लगाता है। वे नए जूते खरीदने के बजाय उसे ही ठीक कर मतलब पहनता है, जबकि मोचीराम उसे ठीक करते हुए मन में से दुखी है। वे बाबूजी को मना भी करता है। कवि कहता है कि वह लालची और आडंबर प्रिय व्यक्ति फटे जूते ही ठीक कर आता है, जिससे पता चलता है कि वह लालची है। मतलब ठीक करवाता है, इससे ही उसको पता चलता है, वो अनुभव करता है कि वो लालची है। मोचीराम के माध्यम से कवि उस बनाए की हरकत और बेशर्मी का यथार्थ वर्णन करता है। कवि ने मोचीराम के दुख को व्यक्त किया है, क्योंकि बनिया उसको उसकी मेहनत के पूरे पैसे नहीं देता है और उसकी अभद्र भाषा भी सुनता है। मोचीराम दुखी है। कवि का मानना है कि पेशा वो एक व्यक्ति का बोध कराता है, जबकि भाषा पर किसी भी जाति का हक है। उस पर सबका अधिकार है, मगर आदमी को भाषा का प्रयोग संभाल कर करना चाहिए। कवि उसे समझाता है कि आदमी की जिंदगी को किताब से नहीं मापा जाता, वह अनुभव का विषय है। इसमें कवि ने शब्द ज्ञान और शब्द अज्ञान पर चर्चा की है। गरीब अपमान सहकर खुद को चुप कर लेता है, मगर यह अन्याय नहीं है। कवि कहता है ऐसे पेट की आग की वजह से होता है। व्याख्या जो इस प्रकार है।
मोचीराम के हाथ में जूतों की मरम्मत करने वाला उपकरण है। वह अपने आँखों को ऊपर उठाकर कवि को थोड़ी देर तक देखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कवि में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा है, मानो वह कुछ सोच कर टटोलता है। ऐसा कवि को अनुभव होता है। वह इसे स्वीकार करता है। उसके बाद वह कभी भी कुछ कहने या बतलाने की मुद्रा में वह हंसते हुए बोलता है, सच कहूँ बाबूजी, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, अर्थात मेरी दृष्टि में सभी समान है। वह आगे कहता है कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। वह अपने जूते की मरम्मत कराने के लिए खड़ा है। मेरा काम उसके जूते की मरम्मत करना है, इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। वह सबको एक समान समझता है। जो जहाँ है वह वहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वह जिस हालत में रह रहा है उसी में वह जी रहा है, अर्थात जितना जूते का साइज है वह उतना ही है, वही उसकी सीमा है। मुझे ध्यान है, पता है और हमेशा ध्यान रखता है कि मैं एक पेशेवर जूतों की मरम्मत करने वाला मोची हूँ। इससे अधिक मैं कुछ नहीं। वह बताता है कि जूते जिस तरह फटे होते हैं वैसे ही मैं भी फटे हाल में हूँ, अर्थात गरीबी में जी रहा हूँ। यही उसकी नियति है। वह अपने दुखों को दूर करने का कोई ना कोई उपाय करता है, ठीक वैसे ही जैसे फटे जूते को सीने के लिए उसमें टांगे लगाए जाते हैं ताकि वह ठीक हो जाए। यह राम हथौड़ी की मारी चोट के सामान ही है। मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं, वह अपने फटे हुए जूते ठीक कराते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मुझे किस्म किस्म के लोग दिखाई देते हैं। हर एक की स्थिति अलग होती है। वे अलग अलग रूप में आदमी दिखाई देते हैं, पर सब एक समान है, परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। इन पंक्तियों में मोचीराम कहता है कि मेरे पास तरह तरह के अलग अलग रूप में आदमी आते हैं, जूते ठीक कराने के लिए मेरे पास आते हैं। वह अपने आप ही चुप रह जाकर अपनी औकात, वजूद और नएपन को व्यक्त करते हैं। उनके स्वरूप और बनावट में भिन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार एक जूता है मगर अलग अलग रूप में होता है। हर आदमी इस उम्मीद में जीता है कि कभी तो हम नए जूते पहनेंगे। गरीब आदमी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है, कभी कहता है कि उसकी उम्मीद ठीक ऐसी ही है जैसे टेलीफोन के खंभे पर एक पतंग उसमें उलझकर फंस जाती है। इस आशा में मैं इस संबंध को से मोचीराम कहता है कि बाबूजी की जूते की मरम्मत पर पैसा खर्च मत करो। वह अपने में जर्जर हो गया है। वह यह कहते हुए मन से शर्मिंदा है। आवाज़ में एक अकेलापन है। वह कहता है कि मैं भीतर से कांप रहा हूँ। मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि पता नहीं किस तरह का आदमी है, नए जूते नहीं ले पा रहे हैं। यह भी कहता है कि तुम अपनी मनुष्य जाति पर क्यों थूक रहे हो, जो जूते की हालत को नहीं देख पा रहा। कोई जगह नहीं खाली जहाँ टांगे नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि उसमें अपनी आंखें गाड़ रहा हूँ। दूसरे जूते की ऐसी हालत है, उसमें से पैर बाहर निकलने को आता है। उसे देखकर मेरा दिल और भी दुखी है। मोचीराम कहता है कि वह पंसारी जो अपने जूते को ठीक करवा रहा है। मोचीराम की दृष्टि में नासमझ और धीमी बुद्धि वाला व्यक्ति वह समय का पाबंद है। काम का कितना नुकसान हो रहा है। टूटे फूटे तथा फटे जूते को ठीक कर आता जा रहा है। वह अब उनकी जगह नया जूता नहीं लेना चाहता है।
वह पैसा बचाना चाहता है, वैसे उसने अपने हाथों में घड़ी पहन रखी है मगर उसे जाना कहीं नहीं है। उसके चेहरे पर बहुत परेशानी झलक रही है। वह बताते हैं कि अभिनय से कर रहा था जैसे कितना बड़ा दुनिया का ज्ञानी हो, बोलता जा रहा था, इसे बांधो, उसे काटो, वहाँ पीट कर ठीक करो, इसे किस दो, इसे इसी तरह चमकाओ, जूते को ऐसे बनाओ। लगातार वह दिशा निर्देश देता है। मोचीराम कहता है कि वह आदमी जो बनिया लगता है, जेब से रुमाल निकलता है और गर्मी होने पर दिखावा करता है, अर्थात वह गर्मी को कोसता है। वह सड़क पर आते जाते लोगों को बंदर की तरह मतलब भांति घूरने लगता है, जैसे उनमें कुछ ढूंढ रहा हो। वह काफ़ी देर तक काम करवाता रहा है, परंतु जब पैसे की बारी देने की आई तो पैसों के नाम पर कुछ सिक्के फेंक देता है। ऊपर से वह कहता है कि शरीफों को लूटते हो, पैसे देने से इनकार करता है। कभी कहता है कि ऐसा दिखाओ कि लोग समाज में जब किसी के पैसे पर चोट लगती है तो उसका दिल बहुत दुखी होता है, दिल रो उठता है। जब किसी को अपनी मेहनत का फल ना मिले तो मन दुखी अवश्य होता है, जैसे मुझे राम को जूता ठीक करने पर कुछ सिक्के ही मिले। कभी कहता है कि उसके मन में कोई दबी हुई भावना कील के रूप में उभर कर सामने आ गई। उसके ऊपर जाने से वह मन ही मन आहत हुआ है कि लाज मौका पाकर उभर गई और उंगली में गर गई, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि मुझे कोई संदेह हुआ हो। कभी कहता है कि मुझे इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं मेरे पैसे और जूते के बीच कोई अंतर है। यह अंतर का कारण है आदमी है। वह एक छोटा आदमी छोटी हरकतें करता है। जूते ठीक करा देते समय अंगूठे पर हथौड़े की चोट पड़ती है तो उस दर्द को वह दिल में छुपा लेता है, अर्थात मोचीराम को काम करते वक्त दर्द तो होता है पर वह सहन कर लेता है। कभी कहता है कि जब कोई चुभती हुई बात कहता है तो मन में दुख उत्पन्न हो जाता है। काम को शराफत के साथ करने के बाद यदि तीखी भाषा सुननी पड़े तो मन में दुख होता है। मन में बच्चे की तरह झुंझलाहट और खींच होने लगती है। उस समय मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है। पकड़कर चमड़ा काटना, मन काम में ऐसे उचट जाता है और हाथ कहीं और दिल दिमाग में तालमेल खत्म हो जाता है। मानसिक थकान शारीरिक थकान से बड़ी कष्टकार है। मन भी काम करने से मना करता है। लगता है चमड़े के पीछे को जंगल है जो आदमी पर पैर से वार करता है, और यह आश्चर्य की बात नहीं, सोचने की बात है। कभी कहता है कि किसी भी तरह से जिंदगी को किताब के आधार पर नहीं मापा जाता। जो ऐसा करता है वह असलियत अर्थात वास्तविकता को नहीं समझता है। इसका मतलब यह है कि वह असलियत और अनुभव के बीच के रिश्ते को नहीं पहचानता है। वह खून के अवसर पर या किसी घटिया अवसर पर अपनी कायरता का परिचय देता है। यह बड़ी दिलचस्प बात है। कहने से कोई कुछ हो नहीं जाता, या यह तो अनुभव का विषय है, भाषा के प्रयोग का नहीं। भाषा पर सभी का अधिकार है। वह मौके पर बोल देता है। जो हो वही हो। पैसा एक जाति है, भाषा एक जाति है, वह सभी की है, उस पर सभी का अधिकार है। कभी इस विषय में कहता है कि जबकि वास्तविकता यह है कि पेट की आग और सीने की जलन सभी को जलाती है, आग किसी को भी नहीं छोड़ती है, वह सबको जलाती है। मोचीराम जैसा आदमी पेट की आग की वजह से चुप जाते हैं क्योंकि उनका पेशा यही है। वैसे
छोड़कर नहीं जा सकते। वे पढ़े लिखे नहीं होते, वे केवल अनुभव करते हैं। कवि कहता है कि मैं जानता हूँ कि उनमें मना करने वाली एक चिल्लाहट अवश्य है। वह सीखता विरोध प्रकट करते हैं, मगर समय की मांग के अनुसार चुपचाप रहना पसंद करते हैं। यही एक समझदारी है कि चुप रहा जाए। कवि कहता है कि चीख और चुप दोनों का अपना समय के अनुसार महत्व और कर्तव्य है। शक्ति दोनों में ही है, दोनों अपना समय समय पर अदा करते हैं। इस कविता का विशेषता जो इस प्रकार है। मोचीराम राम की दृष्टि में सभी समान है, अर्थात मोचीराम की दृष्टि में भाषा सरल एवं स्वाभाविक है। कवि ने आम आदमी की भाषा को अपनाया है। भाषा में वैज्ञानिकता है, शब्दों में सरलता दिखाई देती है। कवि ने सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन किया है। कवि ने गरीबी की झलक को जूते के माध्यम से दिखाया है। कवि उस बनिए का वर्णन करता है जो काम कराने के बावजूद भी पूरे पैसे नहीं देना। यथार्थ का चित्रण हुआ है। उर्दू शब्दों की प्रधानता है, इसमें उपदेशात्मक शैली अपनाई गई है। दोस्तों, इस तरह से मोचीराम कविता का समापन हुआ। दोस्तों, मोचीराम कविता 2 पार्टों में विभाजित होकर समाप्त हुई। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर देंगे। धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।